अच्छा जी, कैथीट्राइजेशन के बाद कैथीट्राइजेशन के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो भी एक क्लिनिकली तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बाज़ औक़ात इस पे शार्ट नोट आ जाता है, अमूमन 8 नंबर का, या कभी कभार इस पर पूरा क्वेश्चन भी आ जाता है। DNS, DNS बड़ी मशहूर एप्लीकेशन आपने सुनी होगी यकीनन। DNS, पहली बात तो ये कि डी से क्या बनता है? डेविएशन। डेविएशन ये इंग्लिश का लफ्ज है, डेविएशन, DEVIATION, डेविएशन। डेविएशन इंग्लिश में कहते हैं किसी का अपने रास्ते को छोड़ देना, अपने रास्ते से हट जाना, इनहिराफ कर जाना, मुनहरिफ हो जाना, अपनी बात से फिर जाना, ये सारे एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश में डेविएशन की। यानी एक बंदा सीधा जा रहा है और फिर वो थोड़ा सा अपना रास्ता छोड़ देता है, तो हम कहते हैं कि जो वो डेविएट हो गया, इनहिराफ कर गया, मुनहरिफ हो गया। ये डेविएशन से ये डी का लफ्ज़ निकला है। तो यहाँ पर इस डी से मुराद डेविएटेड, ATED सेकंड फॉर्म रखती है, डेविएटेड। एन जैसा आपको पता है कि नोज से है, नेजल, नेजल। और एस से मुराद सेप्टम, सेप्टम। वैसे तो सेप्टम आप दीवार को भी कह सकते हैं, पार्टीशन किसी पर्दे को भी कह सकते हैं, कर्टन को भी कह सकते हैं, लेकिन मेडिकल में अगर कोई वाल या कोई पार्टीशन किसी कैविटी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, दो हिस्सों में तकसीम करने वाली दीवार या पार्टीशन या पर्दे का नाम मेडिकल में सेप्टम कहलाता है। सेप्टम हमने हार्ट में पढ़े थे, एट्रियल सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम, AS, VS, ब्रेन में भी होते हैं। एनी हाउ, जहाँ पर भी कोई बॉडी का एक आर्गन या एक पोर्शन या एक कैविटी दो बराबर हिस्सों में तकसीम की जाए, उसके दरमियान में जो पर्दा होता है, जो दीवार होती है, जो वाल होती है, उसको कहते हैं सेप्टम। तो ये DNS, डेविएटेड, डेविएटेड यानी अपनी जगह से हटा हुआ, अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड शुदा, अपनी जगह से मुनहरिफ शुदा, डेविएटेड। नेजल सेप्टम, इसमें ये जो दो लफ्ज हैं एन और एस, ये फिजियोलॉजी के लफ्ज हैं, इसका मतलब फिजियोलॉजी है। नेजल सेप्टम, हर शख्स में, हर नॉर्मल शख्स में NS पाया जाता है, जो उसकी नोज को दो नॉस्ट्रल में डिवाइड करता है। ये बेसिकली एक बोन है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। तो ये तो दो फिजियोलॉजी के लफ्ज हो गए, नेजल और सेप्टम। हाँ, अगर इसके साथ डी लग जाए तो फिर ये पैथोलॉजी बन जाती है, और फिर ये एक डिजीज़ बन जाती है, फिर ये एक कॉम्प्लिकेशन बन जाती है कि अगर ये सेप्टम लेफ्ट या राइट किसी जानिब भी मूव कर सकता है, लेफ्ट या राइट, ये सेप्टम किसी जानिब भी अगर मूव कर जाए अपनी जगह से लेफ्ट या राइट, तो फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या आ गया जी, डेविएशन आ गई है, और इस सेप्टम को हम कहते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम। ये तो इसकी एब्रीवेशन थी, आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ कॉमन फिजिकल डिसऑर्डर, इट इज अ कॉमन फिजिकल डिसऑर्डर, ये एक बहुत आम कॉमन फिजिकल डिसऑर्डर है। फिजिकल डिसऑर्डर है, फिजिकल डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको फिजिकली नज़र आती है, यानी आपको एक्सरे में भी नज़र आ जाएगा, एक्सरे में नज़र ना भी है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों की नाक की ये हड्डी इतनी डेविएटेड होती है, टेढ़ी होती है, कि आपको ऊपर से देख के भी समझ आ जाती है, उसकी मॉर्फोलॉजी देख के समझ आ जाती है इस बंदे को या तो कोई चोट लगी है या जो common physical disorder of the nose in which nasal septum, जिसमें in which nasal septum
जिसमें नाक का ये सेप्टम क्या हो जाता है, डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस्ड, प्लेस का मतलब होता है अपनी जगह पर, डिस्प्लेस्ड अपनी जगह से हट जाता है। डेविएटेड, डिस्प्लेस्ड भी कह सकते हैं, डेविएटेड भी कह सकते हैं। तो इट इज अ physical common physical disorder of the nose in which nasal septum is displaced, deviated। क्यों वो डिस्प्लेस क्यों हो जाता है, वो डेविएट क्यों कर जाता है? ड्यू टू, ये इसकी काज है, ड्यू टू एनी मैकेनिकल, ड्यू टू एनी मैकेनिकल, पैथोलॉजिकल या कंजेनिटल कॉज। ये उसने बता दिया कि वो ये नाक का ये सेप्टम अपनी जगह से डेविएट क्यों करेगा, हट क्यों जाएगा, डिस्प्लेस क्यों कर जाएगा। मैकेनिकल, यानी मैकेनिकल जैसे चोट है, ट्रॉमा है, इंजरी है, एक्सीडेंट है, किसी भी मैकेनिकल काज की वजह से या किसी पैथोलॉजिकल काज की वजह से। जरूरी नहीं कि मैकेनिकल हो, कुछ नाक की डिजीज ऐसी होती हैं जिनकी वजह से ये टेढ़ा हो जाता है, या कंजेनिटल, पैदाइशी तौर पर वो टेढ़ा हो सकता है। तो अब इसकी डेफिनेशन ये बनी, इट इज अ कॉमन फिजिकल डिसऑर्डर ऑफ द नोज, नोज का वो फिजिकल डिसऑर्डर इन विच, जिसमें नेजल सेप्टम डिस्प्लेस्ड, डेविएटेड ड्यू टू एनी मैकेनिकल, पैथोलॉजिकल या कंजेनिटल काज, इन दो तीन में से कोई भी काज हो तो वो इसको अपनी जगह से हटा सकता है। ये तो थी एक डेफिनेशन। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन वो भी इसी के साथ मिलती जुलती है, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं डीएनएस को। A deviated septum is an abnormal condition। A deviated यानी ये है ना नाक, ये इसका सेप्टम है, तो ये अपनी जगह से डिस्प्लेस कर जाएगा, हट जाएगा। A deviated in right या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट। A deviated nasal septum is an abnormal condition in which cartilage may move, जिसमें ये कार्टिलेज मूव कर जाती है, मे मूव राइट और लेफ्ट, दाएं या बाएं ये मूव कर जाती है। जैसे ये कोई सीधी लाइन जा रही है तो थोड़ी सी यूं हो गई, ये अब क्या हुआ, इसने मेरा यहाँ पे राइट बन रहा है, इसने राइट की तरफ क्या कर दिया, मूव हो गई। या यूं जा रही है, ये लेफ्ट को मूव हो गई, थोड़ी सी अपनी जगह से थोड़ी सी लेफ्ट को मूव हो गई, ये थोड़ी सी राइट को मूव हो गई, ये थोड़ी सी लेफ्ट को मूव हो गई। तो मुझे कह रहा है कि डीएनएस एक ऐसी डेविएटेड सेप्टम की ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें कार्टिलेज या सेप्टम मूव कर लेता है, विच में मूव राइट और लेफ्ट, काजिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेजल पैसेज। फिर ये भी होता है कि जिस जाने मूव करता है उस तरफ के नोस्ट्रिल को ब्लॉक कर देता है या थोड़ा सा उसमें रुकावट पैदा कर देता है, मरीज को उस जानिब से, जिस जानिब वो डेविएट कर रहा होता है उस जानिब से मरीज के नाक में जो है वो सांस लेने में उसको दिक्कत महसूस होती है। ये मेरे एक एलोपैथिक टीचर थे, अब वो आर्थोपेडिक सर्जन है, उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे बताया था कि अगर किसी बंदे का डीएनएस चेक करना हो या नाक की कंडीशन, तो आप उसके नोस्ट्रल के करीब कोई कागज़ का छोटा सा टुकड़ा उसकी नाक के करीब लेके जाएं। अगर वो उसका नोस्ट्रल खुला हुआ है तो वो थोड़ा सा कागज़ मूव करेगा, क्योंकि हवा हम ले रहे होते हैं, हमें महसूस नहीं होती, लेकिन कागज़ के टुकड़े से वो महसूस होती है। वो पे मेरे सामने वो पहले एक नोस्ट्रल पे रखते थे, फिर दूसरे पे, तो जिस शख्स का एक साइड ब्लॉक होती थी या वहाँ पर उसको सांस लेने में दिक्कत होती थी, तो वहाँ पर वो कागज़ का टुकड़ा मूव नहीं करता था। ये एक जनरल प्रैक्टिस है आपको डायग्नोस करने का, कि आप इस तरीके से भी थोड़ा देख लेते हैं कि क्या दोनों नोस्ट्रल से बराबर हवा आ जा रही है या एक नोस्ट्रल से ज़्यादा आ रही है और एक से कम आ रही है। जिस तरफ कागज़ का टुकड़ा ज़्यादा मूव नहीं करेगा, इट मीन्स कि वहाँ ब्लॉकेज है,
या कोई डेफिशिएंसी है। इसके बाद डेफिनेशन के बाद इसकी आती है एटियोलॉजी या काजेस। एटियोलॉजी या काजेस ऑफ डीएनएस। एटियोलॉजी या काजेस ऑफ डीएनएस। वैसे तो डीएनएस के ज़्यादातर काज हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो 4 हैं। देयर आर 4, 4 मेन काज बुक्स ने और लिटरेचर ने लिखे हैं। देयर आर 4 मेन काजेज ऑफ डीएनएस। पहला काज है ट्रॉमेटिक काज। ट्रॉमेटिक काज पहला काज, ट्रॉमेटिक काज। दूसरा काज पैथोलॉजिकल काज, बड़े आसान है ये। पैथोलॉजिकल काज। तीसरा काज कंजेनिटल, और चौथा काज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेटरी या जेनेटिक इनहेरिटेंस, विरासती जिसे हम कहते हैं। पहले काज को कहेंगे ट्रॉमेटिक यानी इंजरी, चोट। दूसरा पैथोलॉजिकल, नाक की डिजीजेस। तीसरा कंजेनिटल, मैं अभी इसका एक्सप्लेन करता हूँ, पैदाइशी। और चौथा जो है वो है इसमें के वो इनहेरिटेंस, जेनेटिक इनहेरिटेंस। अब इसमें जो पहला काज है जिसको हम कहते हैं ट्रॉमेटिक काज, ट्रॉमेटिक काज। ट्रॉमेटिक काज जैसे नाम से मशहूर है, डीएनएस में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला काज ट्रॉमेटिक काज है। मेजॉरिटी लोगों की जो इस दुनिया में आने के बाद डीएनएस का शिकार होते हैं, बिलखसूस रिसर्च में ये चीज़ आई है कि मेल में और फिर मेल में भी रिसर्च डेटा ये बताता है कि यंग इंडिविजुअल की, नौजवानों में। क्यों? जाहिर है मोटरसाइकिल से वो गिरते हैं, एक दूसरे को मुक्के वो लगाते हैं, छलांगे वो लगाते हैं, हर किस्म की शरारतें वो करते हैं। तो इसमें ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो है वो मेल में, और मेल में यंग जो होते हैं टीन एजर्स या 20-25, इस एज में, चूँकि मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गए, कोई चोट हो गई, कोई उनको बॉल लग गया, क्रिकेट गेंद लग गई, कोई और चीज़ लग गई, तो अक्सर जो इसकी रेशियो है मेल में ज़्यादा है, और मेल में भी फिर वो यंग जनरेशन में ज़्यादा है, क्योंकि उनको जो है ना उनके एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। डीएनएस में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला काज ट्रामा है, ख़ास तौर पर मेल और यंग बॉयज़ में एक्सीडेंट की बदौलत डीएनएस की रेशियो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नाक की ये हड्डी, ये कार्टिलेज इतना सॉफ्ट होता है कि ये छोटी सी चोट को भी बर्दाश्त नहीं करता। छोटी सी चोट को भी, इसके ऊपर कोई चीज़ लग जाए या इसको कोई मुक्का लग जाए या कोई भी, तो ये कम से कम क्रैक हो जाता है, और नहीं तो क्रैक हो जाता है। अच्छा, इसकी सर्जरी भी नहीं होती इतनी बड़ी, ये फिर खुद ब खुद ही हड्डी जुड़ती है। तो इसलिए जब एक दफ़ा ये टूट जाए या इसके अंदर फ्रैक्चर आ जाए, इसका प्रॉब्लम ये है कि फिर ये जुड़ तो जाएगी लेकिन टेढ़ी जुड़ेगी। टेढ़ी जुड़ती है तो वो ऊपर से नज़र आ रही होती है, मॉर्फोलॉजिकली हमें समझ आ जाती है कि इस बंदे की जो हड्डी है वो क्या है, वो टेढ़ी लगी हुई है, जब वो अपनी जगह पे सही पोजीशन पे नहीं है। क्योंकि नाक की जो हड्डी कार्टिलेज इतनी सॉफ्ट होती है कि वे छोटे सी भी किसी ट्रामा को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और किसी भी मामूली एक्सीडेंट के नतीजे में अपनी जगह से डेविएट कर जाती है। तो डीएनएस में ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला काज, और जो हमें कहाँ मिलता है, मेल में। तो इंजरी, ट्रामा, कोई भी कह लें, हिट, चोट, ये सारे इस हेडिंग में हमें लिखने हैं। दूसरा जो मेजर काज है वो पैथोलॉजिकल काज है। पैथोलॉजिकल काज, पैथोलॉजिकल काज नाम से ज़ाहिर है इसमें ट्रॉमा या एक्सटर्नल फोर्स या मैकेनिकल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि नाक की अपनी बीमारियां,
नोज़ की अपनी जो डिजीज़ होती हैं, नाक की जो अपनी बीमारियां होती हैं, उनकी वजह से भी ये सेप्टम डेविएट कर जाता है। फॉर एग्जांपल क्रोनिक कोराइज़ा, जिन लोगों को पुराना ज़ुकाम रहता है, क्रोनिक कोराइज़ा रहता है, एलर्जी होती है, डस्ट हो गई, पोलन, उस वजह से उनको स्नीजिंग आती रहती है। अच्छा, ये ध्यान में रख लेना कि ये दोनों चीज़ें आपस में लाजिम और मलजूम हैं। लाजिम और मलजूम का मतलब ये है कि अगर वो क्रोनिक कोराइज़ा का मरीज़ है, पुराने ज़ुकाम का मरीज़ है, तो उसको डीएनएस हो सकता है, और अगर वो डीएनएस उसको पहले हो चुका है तो अब उसको ज़ुकाम ज़्यादा रहता है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ लाज़िम व मलज़ूम है कि डीएनएस का पेशेंट कोराइज़ा का पेशेंट बन जाता है, कोराइज़ा का पेशेंट बाज़ औक़ात डीएनएस का पेशेंट बन जाता है। तो पुरानी अगर कोई नाक के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, जिसको हम एडिनाइटिस कहते हैं, साइनोसाइटिस कहते हैं, हाँ, नेज़ल पॉलिप्स हो गए, नाक के पॉलिप्स का बढ़ जाना, इसी तरीके से पुराना ज़ुकाम हो गया, तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो कि डीएनएस काज करती हैं। डीएनएस का दूसरा बड़ा काज नाक की मुख्तलिफ डिजीज़ हैं। मिसाल के तौर पर क्रोनिक कोराइज़ा, डस्ट, पोलन एलर्जी, पॉलिप्स, एडिनाइटिस, साइनोसाइटिस वगैरह, ये भी सेप्टम को अपनी जगह से क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। आसान आसान है। तीसरा कंजेनिटल कॉज। कंजेनिटल कॉज तीसरा, नाम से ज़ाहिर है पैदाइशी। अब पैदाइशी में दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी हैं। अक्सर जो डीएनएस होता है, जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है शिकम मादर से, एंड बेबी इज कमिंग आउट फ्रॉम डिलीवरिंग आउट फ्रॉम यूट्रस टू दिस वर्ल्ड, तो उस डिलीवरी के दौरान बाज़ LHV या आया या किसी की नेग्लिजेंसी की वजह से या अनएक्सपर्टीज़ की वजह से ये जो नाक की हड्डी है बच्चे की, ये प्रेस हो जाती है। इसलिए फोर्सेप्स से भी प्रेस हो जाती है, जिस फोर्सेप्स से बाज़ बच्चे को खींच रहे होते हैं। किसी भी वजह से अगर ये सेप्टम प्रेस हो जाए तो पैदाइशी तौर पर बच्चा डीएनएस का शिकार हो जाएगा, और वो जो इस दुनिया में आएगा तो वो डीएनएस साथ लेके आएगा, क्योंकि उसमें जेनिटल कैनाल के अंदर ही वो किसका शिकार हो गया, डीएनएस का शिकार हो गया। नंबर एक। दूसरा ये होता है कि बाज़ औक़ात ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट, एक तो है ना कि डिलीवरी के दौरान बर्थ कैनाल में कोई इंजरी लग गई, बर्थ कैनाल में कोई चोट लग गई। एक है कि ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट, जब बच्चा डिवेल्प हो रहा होता है, जब प्रोग्रेस कर रहा होता है, तो उस दौरान भी उसकी मेल फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कुदरती तौर पर जब उसकी नाक की हड्डी बन रही है तो वो टेढ़ी बन जाती है। आपको पता है कि इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं। मैंने शायद पहले भी आपको बताया था कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं खुद यूट्रस के अंदर शक्लें बनाता हूँ जैसी मैं चाहता हूँ। अल्लाज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफा यशा, यानी जैसे वो चाहता है अरहाम के अंदर, यूट्रस के अंदर। अल्लाज़ी वो है, युसव्विरुकुम हु डिज़ाइन द पिक्चर्स फिल अरहाम इनटू द यूट्रस कैफा यशा एज ही डिज़ायर। तो इसमें यह है कि फीटल डेवलपमेंट के दौरान बाज़ औक़ात कोई एबनॉर्मेलिटी या बाज़ औक़ात कुदरत एक इम्तिहान या निशानी रख देती है और उस शख्स का जो सेप्टम है वो टेढ़ा होता है। तो कंजेनिटल में ये दो पॉसिबिलिटी आ सकती हैं। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, डीएनएस की इस काज का ताल्लुक बर्थ से है, बाई बर्थ है। बाज़ औक़ात पार्चुरेशन के दौरान, जिसको हम ज़चगी कहते हैं। अच्छा, डिलीवरी तो एक इंग्लिश का लफ्ज़ है ना, आपने गायनेकोलॉजी में पढ़ा होगा, पार्चुरेशन। प्रॉपर इसके लिए जो मेडिकल का लफ्ज़ है वो है पार्चुरेशन, जिसको हम उर्दू में ज़चगी कहते हैं। पार्चुरेशन के दौरान मामूली रगड़ या चोट से भी डीएनएस हो सकता है। जब बाज़ औक़ात फीटस डेवलपमेंट के दौरान कोई डिफेक्ट या कोई नक्स रह सकता है, जिसकी वजह से बच्चा
पैदाइशी तौर पर डीएनएस का शिकार होगा। चौथा और आखिरी काज इनहेरिटेंस। जेनेटिक कंटिन्यूटी जिसे कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। यानी वालदैन से जब क्रोमोसोम शिफ्ट हुए, वालदैन से जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिट हुआ, तो वहाँ उस जेनेटिक मटेरियल में कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई, और जिसने स्ट्रक्चर को बनाना था या जिस बाकी स्ट्रक्चर जिससे बनने थे उसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज आना शुरू हो जाएंगी। ये मैं अभी नोट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें एक सिंड्रोम भी होता है जो पैदाइशी यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से कनेक्टिव टिश्यूज़ का एक सिंड्रोम होता है, जिससे कुछ स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा टाल बन जाते हैं, या बहुत ज़्यादा थिक बन जाते हैं, या बहुत ज़्यादा थिन बन जाते हैं। ये तो खैर आपने देखा होगा, कुछ लोगों के कुछ स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, या कुछ लोगों की नाक थोड़ी लंबी होती है, या कुछ लोगों की नाक थोड़ी छोटी होती है, ये भी है। और स्पेशली ये कार्टिलेज भी जेनेटिकली थिन बन सकता है और या टेढ़ा बन सकता है। थिन और थोड़ा सा जेनेटिकली इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ सकता है। इसको हम कहते हैं विरासती काज। डीएनएस की इस काज का ताल्लुक इनहेरिटेंस यानी विरासत से है, और बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से फीटस डेवलपमेंट के दौरान सेप्टम की ग्रोथ टेढ़ी होती है। लेकिन वो होती क्यों है? ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें मुतलका क्रोमोसोम्स का जेनेटिक फॉल्ट होता है, लिहाजा जो बच्चा इस दुनिया में विरासती तौर पर इस एबनॉर्मेलिटी को साथ लेकर आए, उससे इनहेरिटेंस डीएनएस कहा जाता है। उसे ये कहा जाता है कि ये विरासती तौर पर इस डिजीज़ का शिकार है। ये इसके मेन 4 काज थे। मैं एक स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा अभी। जी हमारा क्वेश्चन है जी, डिफाइन डीएनएस, एक्सप्लेन इट्स काजेस विद साइन एंड सिम्टम्स, आल्सो ब्रीफली एक्सप्लेन डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, जिसमें से आज हमने डिफाइन किया डीएनएस को और इसके काजेस को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हम इसके साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डेविएटेड नेजल सेप्टम, common physical disorder of nose in which nasal septum deviate due to any mechanical pathological cause, deviation of nasal symptoms from normal center of the nasal cavity। जिसकी दूसरी डेफिनेशन है। एटियोलॉजी में वही 4 काज, देयर आर 4 मेन काजेज, ट्रॉमेटिक, पैथोलॉजिकल, कंजेनिटल और इनहेरिटेंस। ट्रॉमेटिक में वही चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की है कि मोस्ट कॉमन काज है फाउंड इन द यंग मेल्स ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, स्पेशली ऑफ बाइक्स। इट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली caused by impact trauma such as by a blow to the face। यानी फेस पर कोई भी ब्लो, जैसे मैंने मुक्के की मिसाल दी थी, जिसमें भी caused by accidents, falls, hits। पैथोलॉजिकल काज सर्टन डिजीजेज ऑफ द नोज, जैसे कोराइजा है, पॉलिप्स हैं, साइनोसाइटिस है। कंजेनिटल काज, इट कैन आल्सो बी अ कंजेनिटल डिसऑर्डर caused by compression of the nose। नोज की हड्डी या कार्टिलेज कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेशन ऑफ द नोज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। बर्थ डिफेक्ट आल्सो नोन एज अ कंजेनिटल disorder। In some people deviated septum is present at birth occurring during the fetal development। या तो वो ड्यूरिंग बर्थ डिफेक्ट आएगा, ये शिकम मादर में आ सकता है। चौथा काज इनहेरिटेंस है। डेविएटेड सिम्टम इज एसोसिएटेड विद जेनेटिक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स सच एज मार्फान सिंड्रोम। ये एक डिफेक्ट है जिसको ये आपने एग्जांपल के तौर पर लिखना है। मार्फन सिंड्रोम, मार्फन MFS। इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इफेक्ट्स द कनेक्टिव टिश्यू। यानी कनेक्टिव टिश्यू जिनसे हमारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनकी सेल्स के जीन्स का फॉल्ट है। एंड दोज विद द कंडीशन टेंड टू बी टॉल, थिन,
लॉन्ग यानी या तो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा टाल हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं। ये आर्म्स भी हो सकते हैं, लेग्स भी हो सकती हैं, फिंगर्स भी हो सकती हैं, नोज़ भी हो सकती है। तो इसको हम कहते हैं मार्फन सिंड्रोम। मेरा ख्याल में बड़ा आसान था। अभी 10 मिनट हैं। एक रिपोर्ट भी है, अगर आप कहें तो वो शेयर कर देते हैं। इसमें अगर आपका फ़िलहाल कोई क्वेश्चन है, आप जो है वो बाई चैट भी लिख सकती हैं, बाई वॉइस भी पूछ सकती हैं। तो इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो। अस्सलाम वालेकुम सर।